सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक क्षितिज से यह पाठ आप सबके सामने पेश है। पाठ 5 के जो रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो पाठ्यक्रम में जोड़ी गई कविता के रचनाकार हैं, उनके जीवन के विषय में यहाँ पर हम जानेंगे। यहाँ पर उनके जीवन के परिचय को जानेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ही आपको बताई जाएंगी उनके जीवन से संबंधित। तो शुरू करते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जानने की एक कोशिश करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, उनका जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ था सन 1899 में, लेकिन वो मूलतः गढ़ाकोला के थे, जो कि उन्नाव के उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की जो औपचारिक शिक्षा है, यानी जो नियम से जिस तरीके से सभी की शिक्षाएं होती हैं 9वीं तक, वो महिषादल में ही हुई है। यानी उन्होंने वो बंगाल में ही पढ़ाई की है 9वीं तक, जो औपचारिक शिक्षा है जैसे बाकी लोग लेते हैं। उन्होंने स्वाध्याय से, उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय यानी स्वयं से आगे का अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया है। यानी औपचारिक शिक्षा तो उन्होंने 9वीं तक ली है, और वो 9वीं तक जो औपचारिक शिक्षा है वो उन्होंने महिषादल यानी बंगाल में ही लिया है। लेकिन उसके बाद उन्होंने स्व अध्याय किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने संस्कृत भाषा, बांग्ला भाषा और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीतकार और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। यानी उन्होंने संगीत के विषय को भी और दर्शन शास्त्र, जिसको फिलॉसफी कहते हैं, उसके भी गहरे जानकार थे। अच्छी जानकारी उनको इन विषयों में भी थी। तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला, और इस तरीके से उनके जीवन में जो प्रभाव दिखता है वो, जिसके लिए जैसे आज कल बच्चे बोलते हैं कि ये मेरा आइडल है, तो वो उनके लिए आइडल ही थे कि रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी, वो उन्होंने उनकी विचारधारा को यानी निराला जी को अपनी ओर आकर्षित किया। निराला का जो पारिवारिक जीवन है वो दुखों से और संघर्षों से भरा था। यानी जो उनका पारिवारिक जीवन था उसमें निरंतर ऐसे दुख आते रहे जिन्होंने निराला जी को झकझोर दिया। ऐसे संघर्ष से भरा उनका जीवन रहा है। आत्मीय जन यानी जो उनके बहुत करीब थे, उनके असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। असामयिक यानी समय से पहले उनका निधन हो गया, जिसकी वजह से उनके जीवन को एक बहुत बड़ा उन्होंने उनको दुख दे दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। यानी जो साहित्यिक राह जो उन्होंने पकड़ी थी, जहाँ पर वो लेखन किया करते थे, वहाँ पर भी उन्होंने बिना रुके सिर्फ संघर्ष ही किया है। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी मुख्य जो रचनाएं हैं उनमें से कुछ रचनाओं के नाम लिए जा रहे हैं। यानी यहाँ पे जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हीं का नाम लिया जा रहा है। बाकी उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और उनकी रचनाओं के बहुत नाम है, बहुत प्रसिद्धि हुई मिली है उन्हें। तो उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो यहाँ पे बताई जा रही हैं, जिनमें से है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय यानी जिसे भुलाया ना जा सके है, ऐसी भूमिका उन्होंने निभाई है। कहने का अर्थ है कि कविता जो उन्होंने लिखी है वो तो उन्होंने बहुत नाम कमाया है उसमें, लेकिन जो साहित्य की अन्य विधाएं हैं यानी कि उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन, उसमें भी उनको बहुत ख्याति मिली है, बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसा वो लिखते थे। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने जितना कुछ भी लिखा है उसको एक किताब में समेट दिया गया है, और उस किताब का नाम निराला रचनावली रखा गया है, जिसको 8 भागों में आप देख सकते हैं। निराला जो है वो विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता यानी फिलोसॉफिकल वे जो है, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट यानी बहुत बड़ा तथा उदात्त यानी ऊंचा, उसका चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। यानी यहाँ पर ये जो बात बोली जा रही है, इसका अर्थ ये है कि जो उनके लेखों के विषय होते हैं वो ज़्यादातर उनमें ये चीज़ें निहित होती हैं, उनमें शामिल होती हैं। क्या? एक फिलोसॉफिकल व्यू जिसे कहते हैं दार्शनिकता, विद्रोह होता है यानी गलत बात के लिए आवाज़ उठाना, क्रांति करना, प्रेम की तरलता भी है, प्रकृति का
बहुत बड़ा स्वरूप भी है, उदात्त चित्र भी है और उनकी रचनाओं में ये सारी चीजें उपस्थित मिलती हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने यानी गलत के लिए सदैव तत्पर रहना, आवाज उठाना उनको विद्रोही बनाता है, क्रांतिकारी बनाता है। और उनके इसी विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत, भाव जगत यानी जब आप अपने इमोशंस डालते हैं कविता में और वो कविता जो इमोशंस आपको देती है वो भाव जगत है, और शिल्प जो लिखने का तरीका है वो शिल्प जगत है, में नए प्रयोगों को संभव किया। कहने का अर्थ है कि जो कविता लिखने में एक नई शुरुआत की गई है, नई शुरुआत हुई है, वो निराला जी के कदमों पर ही चलकर हुई है, जहां पर भाव जगत में और शिल्प जगत में नए नए प्रयोग देखने को मिले। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। अब यहाँ पर उनके ये जो विशेष जो हम कविताओं में व्याख्या करने के बाद लिखते हैं, ये विशेष है कि उनकी रचनाओं की विशेषता क्या है कि उनके जो मुक्त छंद में उनके लेख देखने को मिलते हैं। शोषित, उपेक्षित, शोषित जिनका शोषण किया जाता है और उपेक्षित जिनकी उपेक्षा की जा रही है, पीड़ित जिनको पीड़ा दी जा रही है और प्रताड़ित जिनको प्रताड़ना दी जा रही है, यानी परेशान किया जा रहा है जिन लोगों को, जनता को, उनके प्रति कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। कहने का अर्थ है कि निराला जी जो है वो गरीब तबके के लिए या फिर उन तबके के लिए जो अपने हक के लिए लड़ नहीं पा रहे, कमजोर महसूस करते हैं, उनके लिए उन्होंने सहानुभूति तो दर्शाई ही है, लेकिन जो उनको परेशान करते हैं, जो शोषक वर्ग हैं, शोषक वर्ग जो लोगों को परेशान करते हैं, आम भाषा में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, शोषक वर्ग के लिए उन्होंने कड़ी आवाज भी उठाई है, प्रचंड प्रतिकार किया है, उसके प्रति आवाज उठाई है। अब यहाँ पाठ में आपको दो कविताएं देखने को मिलेंगी जो निराला जी द्वारा रचित हैं। इनके विषय क्या हैं वो पढ़ते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित करता है, और सभी को मालूम है निराला का जो प्रिय विषय है वो बादल रहा है हमेशा से। और बादल के जरिए ये नहीं बताने कि बादल गरजते हैं, काले हैं, बरसते हैं और गरजते हैं, यही सब प्रकृति के साथ। उनका मकसद ये है कि प्रकृति के माध्यम से देश को और जनता को संदेश देना। बादल को वो क्रांतिकारी के रूप में दिखाते हैं जो आवाज उठाता है, गरजता है और आवाज उठाकर लोगों को सचेत करता है कि गलत ना करें वो। तो उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित करता है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा यानी इच्छा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। यानी एक ही बादल जो है वो कहीं मदद कर रहा है और कहीं बिगाड़ भी रहा है। तो कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना यानी सुंदर कल्पना और क्रांति की चेतना दोनों है। यानी जब प्रकृति को दिखा रहे हैं तो वो सुंदर कल्पना है, और जब बादल के माध्यम से आवाज उठाने को और विद्रोह करने को दिखाते हैं तो क्रांति चेतना है। तो इस तरीके से वो अपने विषय से दोनों चीजों को सामने लाते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। दूसरी कविता है जिसका नाम है अट नहीं रही है, जिसका अर्थ होता है समा नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। फागुन का जो महीना है उसकी मादकता यानी उसकी खूबसूरती और उसमें व्यक्ति जब अपनी सुध-बुध खो देता है उस मादकता को दिखा रहा है। जहाँ फागुन के महीने में नए नए फूल और माहौल रंग बिरंगा हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, पेड़ों से पुरानी पत्तियां गिर के नई नई कोपलें आने लगती हैं, तो और एक सुंदर मन को मोह लेने वाली हवा जो चलती है, ये प्रकृति है। तो वो बदलाव जो है वो मादकता को लिए हुए होती है। उसी फागुन के महीने को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कवि फागुन की सर्वव्यापक जो हर जगह फैली हो उस सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया। कहने का अर्थ है कि जिस तरीके से फागुन का महीना सुंदर होता है, वैसे ही निराला ने चुने हुए शब्दों का प्रयोग करके उस कविता को भी उसी मादकता से भर दिया है।